गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब 11th क्लास में आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मापन मात्रक के बारे में बहुत अच्छे से बता चुके थे। इसके बाद में आपको बताया था जो मूल मात्रक हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है, क्या परिभाषाएं होती हैं, वो बहुत अच्छे से बता चुके थे। अब आज का अपना टॉपिक है त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। जो आपका जो त्रुटि विश्लेषण है, एरर एनालिसिस, आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो उससे पहले आपको दो चीज़ें अच्छे से समझनी होंगी। पहले आपकी होती है यथार्थता और परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो जो यथार्थता और परिशुद्धता, ये देखने से एक ही शब्द लगते हैं, लेकिन ये जो आपकी जो टेक्निकल वर्ड हैं, इनमें फिजिक्स से भौतिक विज्ञान की दृष्टि से बहुत अंतर है। तो भौतिक विज्ञान की दृष्टि से इनमें क्या अंतर है, तो उसकी बात करते हैं। तो यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर, इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक उदाहरण देते हैं। उस उदाहरण में क्या है, मान के एक कोई सेना का कैडेट है। जो सेना का कैडेट है, उस सेना के कैडेट को एक लक्ष्य भेदने के लिए कहा जाता है, एक जगह पर निशाना लगाने के लिए कहा जाता है, और उसे एक बार में एक जो चांस दिया जाता है, उसमें उसे 6 गोलियां दी जाती हैं, 6 बुलेट्स होती हैं, और ऐसे उसे 4 बार प्रयोग करने को कहा जाता है। जब वो 4 बार प्रयोग करेगा और एक बार में उसके पास 6 गोलियां हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहली जब वो पहला प्रयास करेगा, तो उसके जो पहले प्रयास में जब वो निशाना लगाएगा, उसका जो लक्ष्य का जो पॉइंट है वो ये डार्क वाले पॉइंट है, ये वाला, ये उसका लक्ष्य है। इस लक्ष्य पर उसे निशाना लगाना है। तो अब क्या होगा, अब इसके बाद में तो सबसे पहले जब वो गोलियां दागता है, जब पहले गोलियां दागता है, तो देखते हैं कि वो गोली एक इधर लगती है, एक इधर लगती है, एक इधर लगती है, एक इधर। 6 की 6 गोलियां जो लग रही हैं वो लक्ष्य से काफ़ी दूर है। ये उसका लक्ष्य है, लक्ष्य से 6 गोलियां बहुत दूर है, और ये आपस में भी एक दूसरे से बहुत दूर है। तो ना तो ये लक्ष्य के करीब है और ना एक दूसरे के करीब है। तो ना तो इस वाले प्रयास में ना तो उसके में यथार्थता है और ना ही परिशुद्धता है, दोनों ही चीज़ें इसमें अनुपस्थित हैं। अब इसके बाद क्या करता है, अब वो अगला प्रयास करता है। जब वो अगला प्रयास करता है तो क्या करता है कि जो 6 की 6 गोलियां हैं वो टारगेट फ्रेम के अंदर ही, ये आपका टारगेट फ्रेम है, टारगेट फ्रेम के अंदर ही 6 की 6 गोलियां लगभग एक साथ ही लगती हैं। तो अब क्या है, अब इसमें 6 की 6 गोलियां जो लक्ष्य से तो काफ़ी दूर हैं, परंतु आपस में एक दूसरे के बहुत समीप हैं। तो अब जो उसने निशाना जो लगाया है, अब की बार उसके निशाने में यथार्थता तो नहीं है, अर्थात वो लक्ष्य से दूर है, लक्ष्य के करीब नहीं है, लेकिन जहां भी उसने निशाना लगाया है उधर पे 6 की 6 गोलियां एक साथ जाकर लगभग लगी हैं। तो उसके निशाने में जो उसने निशाना दागा हुआ है, जो गोली दागी हुई है, उसमें परिशुद्धता तो आ गई, लेकिन यथार्थता नहीं है। अब इसके बाद अगला प्रयास करता है। जब वो अगला प्रयास करता है तो 6 की 6 गोलियां देखते हैं कि जो ये लक्ष्य है, लक्ष्य के करीब तो लगती हैं, 6 की 6 गोलियां लक्ष्य के करीब तो लग रही हैं, लेकिन आपस में ये एक दूसरे से दूर है। तो अब ये जो 6 गोलियां हैं लक्ष्य के करीब लग रही हैं, तो इसमें यथार्थता तो है, लेकिन 6 की 6 गोलियां अलग अलग स्थानों पर लग रही हैं। अब इसमें परिशुद्धता खत्म हो गई, अब इसमें परिशुद्धता नहीं है, यथार्थता आ गई। अगला प्रयास करता है। जब वो अगला प्रयास करता है तो जो अगले प्रयास में 6 की 6 गोलियां, सभी गोलियां लक्ष्य के बिल्कुल समीप और सभी की सभी एक दूसरे के समीप भी लग रही हैं।
तो इस बार इसमें इसके लक्ष्य भेदने में यथार्थता भी है और परिशुद्धता भी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये 4 प्रयासों में अब यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर थोड़ा सा समझ में आया होगा और अच्छे से समझाते हैं। इसी तरीके से क्या किया जाता है कि जब कोई भौतिक राशि का मापन किया जाता है, जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो जो वास्तविक मान होता है, जो उसकी वास्तव में जो वैल्यू होती है वो तो होता है वास्तविक मान, और जो हम खुद मीजर करते हैं, जो हम खुद मापते हैं, वो कहलाता है मापित मान या प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान। तो देखा जाता है कि जब जैसे कोई भी भौतिक राशि जब मापते हैं, अगर जो हमने मापी है राशि, अगर हमारा जो मापित मान है वो वास्तविक मान के कितने निकट है, वास्तविक मान के जितना निकट होगा तो इसका मतलब हमारी जो मापन है उसमें यथार्थता है। और जो भौतिक राशि हम मापेंगे वह किस सीमा तक मापी गई है, वह किस सीमा तक मापी गई है, तो वो आपको बताती है परिशुद्धता। तो यथार्थता जो होती है, यथार्थता किसी भी भौतिक राशि की माप में यह बताती है कि जो हमारे द्वारा मापा गया मान है वो वास्तविक मान के कितना निकट है, ये बताती है यथार्थता। जबकि परिशुद्धता ये बताती है कि जो हमारे द्वारा मापित मान है वो किस सीमा तक मापा गया है। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे किसी छड़ की लंबाई है, किसी छड़ की जो लंबाई है वो 5.236 सेंटीमीटर मापी गई। ये इसका मापी नहीं गई, ये वास्तविक मान है। किसी छड़ की जो वास्तव में लंबाई है वो 5.236 सेंटीमीटर है। ये उसकी जो है ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। अब हमने मापा इसे, तो हमने इसे किसी ऐसे यंत्र से मापा कि उसके द्वारा केवल दशमलव के एक स्थान तक ही हम माप पाए। तो जब हमने उसका मापन किया तो मापने के बाद हमने देखा 5.2 सेंटीमीटर हमने मापा। ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है। और एक दूसरे परियंत्र से मापा तो देखा कि अब हमने उसको मापा 5.23 सेंटीमीटर। तो इस वाले माप में ये जो 5.2 है, एक अंक, तो ये 5.236 है। तो ये वाली जो माप है ये बताती है कि हमारे द्वारा जो मापा गया मान है वो वास्तविक मान के कितना निकट है। तो इस वाले माप में आपकी यथार्थता है, यथार्थता। और जो ये वाला जो मान है ये दशमलव के 2 स्थानों तक मापा गया है। जब दशमलव के 2 स्थानों तक मापा जाएगा तो इससे ये पता चलता है कि ये जो हमने जो इसकी लंबाई मापी है वो किस सीमा तक मापी है। तो ये अधिक सीमा तक मापी गई है तो इसमें परिशुद्धता अधिक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी परिशुद्धता होगी। अब अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी भी भौतिक राशि का जब मापन करते हैं तो जो यथार्थता होती है वो यह बताती है कि हमारे द्वारा मापित मान है वो वास्तविक मान के कितना निकट है। जबकि परिशुद्धता ये बताती है कि हमने जो राशि मापी है वो किस सीमा तक मापी है। ये होता है यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर। अब इसके बाद में आते हैं त्रुटि क्या होती है, एरर। देखो त्रुटि, त्रुटि क्या होती है, एरर। तो जब अभी हमने बताया कि एक किसी वस्तु का, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान होता है और एक हम जो अपन खुद प्रयोग करके मापते हैं किसी पैमाने के द्वारा। तो जो हम जब मापते हैं किसी भी भौतिक राशि को तो हमारे मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है।
कभी भी हम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं माप सकते हैं किसी भी भौतिक राशि को। तो हमारे मापने में उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता अवश्य रहती है। जो अनिश्चितता होती है उसी को हम कहते हैं त्रुटि, एरर। उदाहरण के लिए बात करते हैं, जैसे कोई एक बहुत बड़ी दुकान पे जाएं, जैसे लोहे की दुकान है, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, उसमें जाते हैं और आपको लोहा लेना है। जब आप लोहा लेने जाएंगे तो उसमें जो आपका जो तराजू होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक जो कांटा होगा, वो बहुत बड़ी मापेगा, जो ज़्यादा द्रव्यमान मापता है वो। तो जब उसमें जब हम मापते हैं तो होता क्या है कि उसमें क्विंटल में चलता है या किलोग्राम में चला, 60 किलोग्राम, 2 क्विंटल, 1 क्विंटल 50 किलोग्राम। तो उसमें जब हम 150 ग्राम इधर उधर होता है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं माप पाता है। अगर 150 ग्राम इधर उधर होगा भी तो वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो बताओ, जब वो हम लोहा मापेंगे उसका वास्तविक मान एक्यूरेट जो कहें वो कुछ ग्राम में भी तो होगा, लेकिन जो वो आपका जो कांटा है वो बिल्कुल शुद्ध नहीं माप पाता है, वो 150 ग्राम का अंतर नहीं बता पाएगा। इसके बाद आप छोटी सी दुकान पे आएँ, जैसे कोई एक किराना की दुकान है, तो उसमें अगर आप कोई भी वस्तु लेने जाएंगे, कोई भी चीज़ लेने जाएंगे, उसमें 1 केजी 2 केजी लेने जाएंगे, तो अगर वो 1 केजी आपने कोई भी वस्तु ली, जब कोई भी वस्तु आप 1 केजी लेंगे तो जब वो 1 केजी देगा, तो जब 1 केजी में अगर उसमें 1 केजी और 10 ग्राम है तो हो सकता है वो अंतर बता दे। लेकिन अगर 1 केजी और अगर वो 4 ग्राम दे देता है तो उसका जो कांटा होगा वो 4 ग्राम का अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो 996 ग्राम भी दे दे, तो 4 ग्राम कम भी दे सकता है और 4 ग्राम ज़्यादा भी दे सकता है। अगर ये अंतर स्पष्ट कर भी लेगा तो अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम का ये बिल्कुल भी प्लस माइनस हो सकता है। जब 1 ग्राम प्लस माइनस हो सकता है 1 किलोग्राम में, तो 1 ग्राम का ये जो आपका जो कांटा होगा वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा। तो इसमें इसके मापन में कुछ ना कुछ त्रुटि तो है ही। अगर 1 ग्राम का अंतर है तो वो हम बिल्कुल नहीं माप सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं। अब इसके बाद में और छोटी सी दुकान पे आ जाएं, आप किसी ज्वेलर्स की दुकान पे जाएं। जब आप ज्वेलर्स की दुकान पर जाएंगे तो अगर आपने वहाँ पर सोना लिया, जब आप वहाँ पर सोना लेंगे, अगर उससे आपने कोई भी वस्तु बनवाई, तो अगर वो 10 ग्राम की वस्तु है तो 10 ग्राम का अगर सोना की बात करें, जैसे 50,000 का है, 50,000 रुपये का, तो 1 ग्राम जो सोना होगा वो कितने का होगा? 1 ग्राम जो आपका सोना होगा वो आपका 50 रुपये का होगा। 5,000 का। तो जो 1 ग्राम सोना होगा वो आपका 5,000 रुपये का होगा। तो अब जब 10 ग्राम आपने उससे कोई वस्तु बनवाई तो वो 11 ग्राम अगर दे देगा तो ज़्यादा दे देगा, तो उसको तो 5,000 का नुकसान हो गया, लॉस में जाएगा। अगर उसने कम दे दी तो 5,000 आपका लॉस होगा। कुल मिला के जो ये इसका अंतर होगा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आपने देखा होगा, उसके लिए बहुत ही एक छोटा सा कांटा होता है, उसमें ज़रा भी अगर इधर उधर होता है 1-आधा ग्राम। अब देखते हैं 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में आपके 1000 मिलीग्राम होते हैं। जब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो अब जब सुनार की दुकान पर जाएंगे तो वो क्या करेगा, 10 ग्राम तो कोई चीज़ आपने ले ली, अगर 10 ग्राम में के अलावा अगर 500 मिलीग्राम भी है तब भी वो उनके पास छोटे छोटे जो वाट होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कांटा होता है, उससे वो तुरंत माप लेते हैं कि 500 ग्राम ऊपर नीचे है, 500 मिलीग्राम। तो 500 मिलीग्राम भी अगर ऊपर नीचे होगा तब भी काफ़ी रुपए का अंतर आएगा। तो अब क्या करता है, अगर उस सुनार के पास में अगर 10 ग्राम है और 10 ग्राम के साथ साथ 10 ग्राम में अगर वो प्लस माइनस 5 मिलीग्राम कर दे,
तो 5 मिलीग्राम जो सोना होगा वो कितना होगा? तो अब 5 मिलीग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम ये कितने रुपए का है? 5000 रुपये का। तो 1 मिलीग्राम कितने का होगा? 5 रुपये का। तो अब जब वो देगा तो अगर 1 ग्राम 1 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम इधर उधर हो जाएगी, ये 10 ग्राम की आपने कोई भी वस्तु बनवाई, उसमें अगर 5 मिलीग्राम थोड़ा ज़्यादा हो गया या थोड़ा कम हो गया तो कितने रुपए का लॉस या प्रॉफिट होगी? 25 रुपये की। तो 25 रुपये जब आप 50,000 की कोई चीज़ बनवा रहे हैं तो उसमें 25 रुपये का लॉस या प्रॉफिट हो जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी देखो इसमें कुछ न कुछ कमी रही, कुछ न कुछ अनिश्चितता इसमें रही। तो हम किसी भी भौतिक राशि को कितना भी शुद्ध मापने का प्रयास करें, उसमें कुछ न कुछ अवश्य त्रुटि अवश्य रहती है, कुछ न कुछ कमी अवश्य रहती है। जो ये अनिश्चितता रहती है इसी को हम त्रुटि कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को जब हम मापते हैं तो उसके माप में जो अनिश्चितता होती है उसी को त्रुटि कहते हैं। अब बात करते हैं त्रुटियों के प्रकार। थ्योरी के आधार पर, थ्योरेटिकल जो बेस्ड है उस पर क्या होती है, त्रुटियां जो होती हैं वो आपकी मूल रूप से वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली आपकी होती है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि जो होती है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ठीक, जो सिस्टमैटिक एरर होगी, क्रमबद्ध त्रुटि। इसके बाद में आपकी होगी यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि, ये आपकी 2 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। सबसे पहली आपकी हो गई क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरी हो गई यादृच्छिक त्रुटि। अब बात करते हैं जो क्रमबद्ध त्रुटि है वो क्या होती है, सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, और ये हो गई आपकी रैंडम एरर। जो क्रमबद्ध त्रुटि है, जो सिस्टमैटिक एरर है, वो क्या होती है उसकी बात करते हैं। पहली तो ये वो त्रुटियां हैं, ये तब होती हैं जब कोई भी त्रुटि हो वो किसी निश्चित नियम अथवा नियामक के अंतर्गत होती है। जब कोई भी त्रुटि किसी निश्चित अथवा नियामक के अंतर्गत होती है तो जो निश्चित नियम या नियामक के अंतर्गत होती है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसे हम दूर कर सकते हैं, उस नियम को सही करके हम उसको दूर कर सकते हैं। तो इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। तो ऐसी त्रुटियां कहलाती हैं क्रमबद्ध त्रुटि। तो वे त्रुटियां होती हैं जो किसी निश्चित अथवा नियामक के अंतर्गत, नियम अथवा नियामक के अंतर्गत होती हैं। ऐसी त्रुटियां कहलाती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां, जिनका हम निराकरण कर सकते हैं। अब इनके स्रोत क्या है? क्रमबद्ध त्रुटियां कहाँ से होती हैं, कैसे होती हैं? तो इनके 3 स्रोत हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटियों के स्रोत कौन कौन से हैं? 3। तो पहला आपका जो होता है ये पॉइंट, वो आपकी होती है यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि। और जो आपकी दूसरी होती है वो होती है कार्य विधि में त्रुटि या प्रायोगिक तकनीकी में, या प्रायोगिक तकनीकी में त्रुटि में त्रुटि। और जो आपकी लास्ट होती है वो होती है व्यक्तिगत त्रुटि। ये तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, यंत्रगत त्रुटि होती है, ये क्या होती है? ये त्रुटि तब होती है जब कोई मापक यंत्र है, जब हम कोई भी भौतिक राशि मापेंगे तो किसी मापक यंत्र से मापेंगे। जो आप इंस्ट्रूमेंट लेंगे अगर उसमें ही त्रुटि है तो निश्चित रूप से जो हम भौतिक राशि मापेंगे तो हमारे द्वारा जो मापन किया जाएगा उस माप में निश्चित रूप से त्रुटि होगी, क्योंकि हमारे यंत्र में ही त्रुटि है। जब हमारे यंत्र में ही त्रुटि होगी तो निश्चित रूप से हमारे प्रयोग में भी जो मापेंगे राशि उसमें भी त्रुटि होगी। तो ऐसी त्रुटियां कहलाती हैं यंत्रगत त्रुटियां। जैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जैसे ये कोई एक प्रतिरोध है,
रेसिस्टेंस है। और इसके सिरों के बीच हमें विभवांतर मापना है, पोटेंशियल डिफरेंस मापना है। तो क्या करते हैं हम, इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। जी लगा दिया। जब हम वोल्ट मीटर लगा देंगे तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, इसीलिए हम समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो हम पहले इसके सिरों के बीच जो भी विभवांतर हो इसकी सहायता से मापेंगे। तो हम जब प्रतिरोध लेते हैं तो यही तो प्रतिरोध ले लेते हैं R, V इक्वल होता है IR। तो जो प्रतिरोध होता है वो ये ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि जो ये विभवमापी होगा, जो ये विभवमापी होगा तो इसमें भी क्या, इसका भी तो कुछ प्रतिरोध होगा। जब इसका भी प्रतिरोध होगा तो ये इसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसके समांतर में जुड़ा होगा। तो इसका जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो निश्चित रूप से वो अलग आएगा, R तो आएगा नहीं, इससे अलग आएगा। जब अलग आएगा तो फिर V भी अलग आएगा। इसका मतलब है कि ये कभी भी शुद्ध विभवांतर नहीं मापता है। तो इसमें हमारे यंत्र में ही तो कमी है कि इसका भी कुछ प्रतिरोध है। अगर इसका बिल्कुल भी प्रतिरोध ना होता तो ये बिल्कुल शुद्ध माप देता, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। तो ये जो यंत्र के कारण ये त्रुटि है, इसलिए इसे बोलते हैं यंत्रगत त्रुटि। या फिर जैसे कोई आप दुकान पे वस्तु लेने जाएं, तो अगर 1 किलोग्राम वस्तु लेने गए हैं, अगर 1 किलोग्राम ही वो 995 ग्राम का है तो जो मापी जाएगी राशि उसमें भी 5 ग्राम की त्रुटि होगी। तो ये यंत्र में कमी है, यंत्र में त्रुटि है, इसलिए ये त्रुटि होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं यंत्रगत त्रुटि। अब इसके बाद में कार्यविधि में त्रुटि या प्रायोगिक तकनीक में त्रुटि। ये त्रुटि तब अस्तित्व में होती है जब कोई प्रेक्षक का मतलब होता है जो ये प्रयोग कर रहा हो, जो मापन कर रहा हो वो व्यक्ति। तो जब प्रेक्षक वातावरण में हो रहे परिवर्तनों से बेखबर होता है तब ये त्रुटि अस्तित्व में आती है। होता क्या है, जैसे कैलोरी मिति की बात करें, कैलोरी मिति में जब कैलोरी मिति किया जाता है, जब ऊष्मा का मापन किया जाएगा किसी कैलोरी मापी के द्वारा, जब कैलोरी मापी के द्वारा ऊष्मा को मापा जाएगा तो होता क्या है कि ये वातावरण में विकिरण का लगातार उत्सर्जन होता रहता है। तो विकिरण में लगातार कमी होगी, और कितना भी आप कुछ अलग पदार्थ से बना हुआ हो उसका आवरण, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ जो ह्रास होती है, जो कमी होती है विकिरण में, वो होती ही रहती है। तो निश्चित रूप से इसमें त्रुटि आएगी, इसलिए इसे हम बोलते हैं कार्यविधि में त्रुटि या प्रायोगिक तकनीक में त्रुटि। अब जो आपकी है वो है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का पर्सनल जो एरर होती है, तो इसमें नाम से ही स्पष्ट है, जब ये जो त्रुटियां होती हैं तब अस्तित्व में आती हैं जब कोई प्रेक्षक खुद ही लापरवाही कर रहा हो। जब कोई व्यक्ति खुद लापरवाही करता है तो उसकी लापरवाही के कारण जो त्रुटि आती है, या जब उसने मापन किया है उसमें सावधानी नहीं बरती हुई है, तब जो त्रुटि आएगी उसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। जैसे जब हम जल का अपवर्तनांक निकालें, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालें, तो जल का जब निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं तो जब निकाला तो जैसे हम देखें उसका जो अपवर्तनांक है 1.33 है। तो अब जब किसी जो प्रेक्षक है कोई, जब कोई व्यक्ति वो ज्ञात करेगा उसका जो अपवर्तनांक है n, जब वो ज्ञात करेगा तो अगर उसने जरा भी लापरवाही की तो उसका हो सकता है वैल्यू 1.29 आ जाए, हो सकता है 1.31 आ जाए। तो इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य रहती है, तो वो उसकी स्वयं की लापरवाही के कारण आती है उसकी, इसलिए इस त्रुटि को बोलते हैं हम व्यक्तिगत त्रुटि। अब इसके बाद में बात करते हैं यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटियां क्या होती हैं? तो यादृच्छिक त्रुटियां ये एक ऐसी त्रुटियां हैं जिनके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं होता है, ये अचानक अस्तित्व में आ जाती हैं, इसलिए इस त्रुटि को हम आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं। ये अचानक अस्तित्व में आ जाती हैं, इसलिए इसे हम आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं।
तो ये कब आती हैं? या तो कोई प्रेक्षक है वो लापरवाही कर रहा है, उसके लापरवाही करने से ही वो उसमें माप में त्रुटि आती है। जैसे कोई एक ये सड़क है, इसकी हमें चौड़ाई मापनी है। जब इसकी चौड़ाई मापनी है, अब वो जब माप रहा है, हो सकता है कि ये तिरछा ही मीटर रख दे। जब तिरछा मीटर रख देगा तो निश्चित रूप से उसकी चौड़ाई में कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो जब उसकी ये खुद की लापरवाही हो गई, तो जब ये कई बार जब लेगा प्रेक्षण करेगा, तो जब कई बार प्रेक्षण करेगा तब हर एक बार अगर इसकी, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रेक्षण में उसके बिल्कुल एक ही मान आए, हो सकता है कि हर एक प्रेक्षण में अलग अलग मान आए। तो जो ऐसी त्रुटियां होती हैं वो कहलाती हैं आपकी यादृच्छिक त्रुटि। तो यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है? तो ये तब होती हैं, ये अचानक ही अस्तित्व में आ जाती हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं। ये या तो जो प्रेक्षक होता है उसकी लापरवाही के कारण आती है। तो अब होता क्या है? तो यादृच्छिक त्रुटियों को कैसे दूर करते हैं? थोड़ा उसमें सुधार कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोई एक प्रयोग किया या कोई एक भौतिक राशि मापी, तो उसके बहुत से प्रेक्षण लेंगे। जब बहुत से प्रेक्षण लेंगे, अगर सभी प्रेक्षण अलग अलग आते हैं, जैसे किसी की लंबाई है वो 1.25 सेंटीमीटर आई, 1.26 सेंटीमीटर आई, 1.24 सेंटीमीटर आई और 1.5 सेंटीमीटर आ गई। तो होता क्या है, जब इस तरीके से जब आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो उसका वास्तविक जो मान है वो जैसे 1.25 ही है, ये तो उसकी हो गई ट्रू वैल्यू। तो होगा क्या? तो हम देखते हैं कि जो हमने प्रेक्षण लिए वो वास्तविक मान के निकट वाले कितने हैं। तो वास्तविक मान के निकट वाले ये हैं, और जो ज़्यादा दूर तक हैं या जिनमें ज़्यादा गैपिंग, जिनमें ज़्यादा अंतर है, तो उसे हम छोड़ देते हैं। और जो ये होते हैं इनका हम समांतर माध्य निकाल लेते हैं। जब इनका समांतर माध्य निकाल लेंगे तो जो समांतर माध्य आएगा वो वास्तविक मान के बहुत ही निकट होगा। इस तरीके से हम यादृच्छिक त्रुटि को दूर कर लेते हैं। अब बात आती है कि जो कैलकुलेशन के आधार पर जो त्रुटियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, या हम ये कहें कि जो प्रतिशत त्रुटि होती है वो हम कैसे निकालते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपकी आती है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर तो ये क्या होती है? तो अभी हमने बताया कि दो प्रकार के मान होते हैं, एक तो वास्तविक मान, एक होता है प्रायोगिक मान। जो हम प्रयोग करके निकालते हैं वो होता है प्रायोगिक मान, और जो वास्तव में मान होता है वो होता है आपका वास्तविक मान। तो जब हम प्रयोग करेंगे तो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। तो जो निरपेक्ष त्रुटि होती है, तो निरपेक्ष त्रुटि इज इक्वल हो जाता है वास्तविक मान, और ये अंतर है, ये आपका डिफरेंट होता है। जो डिफरेंट होगा इसे हम बोलते ये किसका? प्रायोगिक मान का। अब इससे जो बड़ा होगा उससे छोटा वाला घटा देंगे। अगर प्रायोगिक मान ज़्यादा आता है तो वास्तविक मान से घटा देंगे, अगर वास्तविक मान ज़्यादा आता है प्रायोगिक मान कम आता है तो हम उससे घटा देंगे। इनका जो अंतर होता है वो आपकी कहलाती है निरपेक्ष त्रुटि। जैसे किसी छड़ की लंबाई है वो वास्तव में 1.37 सेंटीमीटर है, तो ये जो है ये इसकी वास्तविक वैल्यू है ए है। अब हमने जब उसे प्रयोग करके मापा तो पहला जब हमने परीक्षण लिया तो उसकी 1.36 सेंटीमीटर आई, दूसरा किया तो 1.35 सेंटीमीटर आई, तीसरा लिया तो 1.38 सेंटीमीटर आई, चौथा लिया तो 1.37 ही आ गई। तो ये हमने प्रेक्षण लिए। तो अब जो इनकी हम निरपेक्ष त्रुटि होगी वो कैसे निकालेंगे? तो पहले प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि उसे हम डेल्टा A1 लिखते हैं। तो डेल्टा A1 जो होगा वो A माइनस के A1 या डिफरेंट A1, डेल्टा A2 आ जाएगा तो ऐसे ही आ जाएगा
1.37 माइनस के 1.36 बराबर 0.01 सेंटीमीटर। ऐसी डेल्टा A2 A डिफरेंट A2 या A माइनस A2 तो 1.37 माइनस के 1.35 बराबर 0.02 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो ये आपकी होती है निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है कि जब किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को हम बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। अब इसके बाद में है आपकी माध्य या औसत त्रुटि। माध्य या औसत त्रुटि। माध्य या औसत त्रुटि क्या होती है? जो ये निरपेक्ष त्रुटि निकाली है, डेल्टा A1 है, डेल्टा A2 है, डेल्टा A3 है, ये सब निकाली है, इन सभी का हम जो समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य होता है कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो जो समांतर माध्य निकालेंगे वही आपका कहलाता है माध्य या औसत त्रुटि। तो डेल्टा A का एवरेज हम निकाल लेते हैं। तो जो एवरेज निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब जैसे n तक है तो अपॉन n। तो ये आपकी आ जाएगी माध्य या औसत त्रुटि। तो माध्य या औसत त्रुटि हो गई। अब इसके बाद में आती है आपकी दूसरी सापेक्ष त्रुटि। दूसरी आपकी हो गई थी माध्य त्रुटि। अब इसके बाद में है आपकी सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर। तो जो सापेक्ष त्रुटि होती है ये क्या होती है? तो जो अभी हमने बताया, हम सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेंगे, उसके बाद में हम माध्य त्रुटि निकाल लेंगे, इसके बाद में हम निकालते हैं सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि जो होती है, तो सापेक्ष त्रुटि बराबर ये होती है जो हमने माध्य त्रुटि निकाली है वो, तो माध्य त्रुटि और बटे जो उस मापित राशि का जो राशि होगी, भौतिक राशि होगी, उसका वास्तविक मान अपॉन वास्तविक मान, जो ट्रू वैल्यू होगी, रियल वैल्यू होगी। तो माध्य त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि कैसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि की माध्य त्रुटि या औसत त्रुटि तथा भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को हम सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो अब इसके बाद में तो ये क्या हो जाएगी? डेल्टा A एवरेज अपॉन वास्तविक जो मान होगा वो आपका A है, तो ये हो जाएगा डेल्टा A अपॉन A। ये हो गया आपका सापेक्ष त्रुटि। अब इसके बाद में है आपकी प्रतिशत त्रुटि। बस ये बहुत सिंपल, प्रतिशत त्रुटि। तो जो आपकी सापेक्ष त्रुटि आएगी, जो ये सापेक्ष त्रुटि होगी, इसी सापेक्ष त्रुटि में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दें, या ये हो जाएगा माध्य त्रुटि अपॉन वास्तविक मान और गुणे 100। ये आपकी आ जाती है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, ये आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी भौतिक राशि की माप की प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है माध्य या औसत त्रुटि बटे वास्तविक मान गुणे 100। अब इसके बाद में बात आती है कि त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन क्या है? होता क्या है कि जब अगर हम कोई भी भौतिक राशि का मापन करेंगे और वो भौतिक राशि अगर एक से अधिक राशियों पर निर्भर करती है और किस पर अलग अलग तरह से निर्भर करती है, तो उसके लिए हम निकालते हैं त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन क्या है? तो जैसे हम ये कहें कि कोई एक भौतिक राशि है x या कोई भौतिक राशि है z, वो दो भौतिक राशियों x और y पर निर्भर करती है,
जो जेड है वो एक्स और वाई पर डिपेंड करती है। किस प्रकार डिपेंड करती है? हो सकता है कि इनके बीच में ऐड का साइन हो सकता है कि इनके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन हो सकता है कि इसके बीच में मल्टीप्लाई हो सकता है कि डिवाइड भी हो, कुछ भी हो। तब हम त्रुटि कैसे निकालेंगे? तो हमें ये अब पता करना है। तो किस प्रकार निकालते हैं? तो त्रुटियों के संयोजन में सबसे पहली आपकी होती है योग की त्रुटि, योग या संयोजन में त्रुटि, योग या संयोजन में त्रुटि। तो क्या होता है योग या संयोजन में त्रुटि के लिए हम क्या निकालते हैं? निरपेक्ष त्रुटियां निकालते हैं। और एक बात, जो त्रुटियां होती हैं वो कभी भी घटती नहीं है, त्रुटियां सदैव और सदैव जुड़ती हैं। तो अब देखते हैं कि जो योग की जो या संयोजन की जो त्रुटि है वो क्या है। तो देखो, जैसे एक कोई भौतिक राशि है जेड, वो दो राशियां हैं, भौतिक राशियां एक्स और वाई, उनके योग पर आधारित हैं। तो जेड इज इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब हमने क्या देखा कि जो x है, x की जो निरपेक्ष त्रुटि है वो प्लस माइनस डेल्टा ए है, डेल्टा x है, सॉरी, डेल्टा x ज़्यादा भी हो सकती है और डेल्टा x कम भी हो सकती है। ऐसी y है जो ये प्लस माइनस डेल्टा y है, इसमें इसकी जो निरपेक्ष त्रुटि है ऐसी। तो z के मान में भी क्या हो जाएगी? प्लस माइनस डेल्टा z की त्रुटि हो जाएगी। तो अब जो इसका जो कुल जो मान होगा, जो कुल वैल्यू होगी, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल एक्स प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। तो इससे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल x और y को साथ में लिख दें तो x प्लस y और प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। देखो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आपकी z है, तो इसमें हम इसकी जगह z रख देंगे। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। अब जो ये z होगा ये इधर आएगा, तो z माइनस z मतलब 0 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा प्लस माइनस z इज इक्वल प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। तो ये आपकी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भौतिक राशि x और y के योग पर आधारित है तो जो भौतिक राशि होगी उसकी निरपेक्ष जो त्रुटि होगी वो दोनों निरपेक्ष त्रुटि जिस पर आधारित है उनके योग के बराबर होगी। बताया, माइनस चिन्ह से हटा देंगे क्योंकि त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। तो डेल्टा z इज इक्वल हो जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपके योग में त्रुटि। इसी प्रकार घटाना में त्रुटि, जब घटाना या व्यवकलन में त्रुटि होगी तो उसमें क्या होगा? यदि कोई भौतिक राशि z है वो x और y दो भौतिक राशियों के अंतर पर आधारित है। जब अंतर पर आधारित होगी तो z इज इक्वल एक्स माइनस वाई। सेम प्रोसेस बस वही होगी, प्लस की जगह क्या लग जाएगा? माइनस, और इधर पे ये क्या हो जाएगा? माइनस, और बस फिर से यही दोनों चीज़ें सेम। तो ये हो गया योग और घटाना में त्रुटि। ठीक है, अब इसके बाद में है गुणन में त्रुटि। जो गुणन में त्रुटि होगी वो किस प्रकार निकालते हैं हम? गुणन में त्रुटि, गुणन में त्रुटि, गुणन में त्रुटि कैसे होगी? मान के चल रहे हैं कि कोई एक भौतिक राशि है z, वो x और y के गुणनफल के बराबर है। x और y का जब गुणा किया जाता है तब वो z के बराबर है। तो जब कोई भौतिक राशि z x और y के गुणनफल पर आधारित है तो z इज इक्वल एक्स इंटू वाई। फिर वही बात, मान चल रहा है x की जो मान में जो त्रुटि है वो प्लस माइनस डेल्टा x है, निरपेक्ष त्रुटि। y में प्लस माइनस डेल्टा y है, तो z में मान ले रहे प्लस माइनस डेल्टा z है। तो इसे हम लिख देंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा y। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का y में करेंगे एक्स वाई प्लस माइनस, x का डेल्टा y में करेंगे तो x डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई, तो y इंटू डेल्टा x प्लस माइनस, प्लस का प्लस प्लस, माइनस माइनस का
प्लस ये हो जाएगा प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो जब ये प्लस माइनस भी लगा दें, अगर प्लस माइनस हो सकता है तो ठीक है। तो अब क्या है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ये आ गया आपका। अब आप देखा होगा जो डेल्टा एक्स है ये है आपकी एक्स के मान में निरपेक्ष त्रुटि जो कि बहुत कम होती है, पॉइंट में होती है। इसी तरीके से डेल्टा वाई भी है, वो भी निरपेक्ष त्रुटि है जो कि बहुत कम होती है, पॉइंट में होती है। तो जब दशमलव संख्याओं का जो एक से छोटी हो और बहुत छोटी हो, इनका मान बहुत कम होता है, तो उनका अगर हम गुणा कर देंगे तो वो और भी छोटी हो जाएंगी। जैसे हम ये कहें 0.2 गुणा 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 0.04। मतलब ये 2/10 था, ये 2/10 था, 2 का 10वां भाग, 2 का 10वां भाग इनका गुणा कर दिया तो ये 4 का 100वां भाग आ गया। तो ये बहुत ही छोटी राशि हो गई। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपने आप में बहुत छोटे हैं, तो इनका जब गुणा कर देंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा, तो ना के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम नगण्य मान के इस टर्म को, इस पद को छोड़ देते हैं। जब इसको छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस के वाई डेल्टा एक्स। अब देखो ये फिर से इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट से जेड इज इक्वल है एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह हम लिख दें जेड, तो इधर पे हम जेड लिख देंगे। जेड इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर बचेगा प्लस माइनस के डेल्टा जेड इज इक्वल प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में, दोनों साइड में हम जेड का भाग करते हैं। जब जेड का भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, तो समान व्यवहार कर दिया। भाग देना है तो सभी के साथ, गुणा करेंगे तो सभी के साथ, जोड़ेंगे तो सभी के साथ, तो समान व्यवहार करना है, तो कोई इसके वैल्यू पर कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो अब डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड हो गया इज इक्वल प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, और जेड इज इक्वल क्या है एक्स वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स अपॉन जेड की जगह क्या है एक्स वाई। इधर से x खत्म, इधर से y से y खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं ना कि घटती हैं, तो माइनस चिन्ह हम सभी से हटा देंगे, तो यह आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या है, ये है आपकी जेड के मान में सापेक्ष त्रुटि। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या है, एक्स के मान में सापेक्ष त्रुटि, एक्स की माप में सापेक्ष त्रुटि। डेल्टा वाई अपॉन वाई क्या है, ये वाई में सापेक्ष त्रुटि है। तो जब दो भौतिक राशियों के गुणन पर कोई भौतिक राशि आधारित हो, जब गुणन पर आधारित होगी तो उनकी हमेशा कौन सी सापेक्ष त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं। ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से भाग में त्रुटि पर आते हैं, तो भाग में त्रुटि पर भी ये सापेक्ष त्रुटियां ही जुड़ती हैं। देखो तो अब हम क्या करेंगे, भाग में त्रुटि, भाग में त्रुटि। तो जब भाग में त्रुटि होगा तो क्या होगा, तो जब भाग में त्रुटि होगा तो अब जैसे कोई एक भौतिक राशि है x और y के भागफल पर आधारित है, तो z इज इक्वल हो जाएगा x अपॉन वाई। जब x अपॉन वाई हो जाएगा, फिर से वही मान लेंगे कि x की जो निरपेक्ष त्रुटि है प्लस माइनस डेल्टा x, y में प्लस माइनस डेल्टा y, तो z में होगी प्लस माइनस डेल्टा z। तो हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा y। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x की पावर 1 इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा y की पावर माइनस 1। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल, तो इसमें ये देखो जो x है इस वाले टर्म से x कॉमन ले लेंगे, इससे y कॉमन ले लेंगे, तो ये x हो जाएगा बाहर और y की पावर माइनस 1 हो जाएगा बाहर। तो इधर बचेगा आपका 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन ये डेल्टा x अपॉन x, और इधर बचेगा 1 प्लस माइनस के डेल्टा y अपॉन y की पावर माइनस 1। अब देखो आपको 11th में ही आगे मैथ में आपको एक पढ़ाई जाएगी, एक चैप्टर है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम।
उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ऐसे प्लस डॉट 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 आगे की ओर चले जाते हैं। मतलब क्या होता है, जो आगे की जो घातें हैं x में वो बढ़ती चली जाती हैं। जब ये घातें बढ़ती चली जाएंगी तो अब इधर पे देखो ये डेल्टा y है, ये बहुत छोटा है, डेल्टा y अपॉन y ये बहुत छोटा है। आगे की ओर जाएंगे तो इनकी घातें बढ़ेंगी, जब घातें बढ़ेंगी तो क्या होगा, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो ना के बराबर आएगी, तो आगे के जो पद होंगे वो नगण्य मान के छोड़ देंगे, इसका हम केवल एक ही पद लेंगे। तो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल, इसे हम x अपॉन वाई भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस के डेल्टा x अपॉन एक्स 1, ये माइनस की पावर इधर आएगी तो माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन वाई हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल x अपॉन वाई को हम z लिख सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 हो जाएगा प्लस माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन वाई हो जाएगा और प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x हो जाएगा प्लस डेल्टा x अपॉन x इंटू डेल्टा y अपॉन वाई। तो डेल्टा x अपॉन x बहुत ही छोटा होगा, डेल्टा y अपॉन i की वैल्यू भी बहुत कम होगी। जब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कम होगी, तो इसे हम नगण्य मान के इस पद को छोड़ देंगे। हमने आगे के पद इसमें नहीं लिखे हैं क्योंकि वो ना के बराबर होंगे, नगण्य होंगे। तो अब होगा क्या, आगे तो z, अब z का इधर डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर दें तो z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल, ये होगा जब सब तो ये होगा 1 माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये इसे हम नगण्य मान के छोड़ देंगे। अब देखो z का z में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो इधर बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x और माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन y। बताया त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं, कभी घटती नहीं है, तो माइनस चिन्ह हम हटा देंगे तो ये आएगा आपका डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। तो होता क्या, डेल्टा x अपॉन x क्या है, x के मान में सापेक्ष, तो x की माप में सापेक्ष त्रुटि, डेल्टा y अपॉन y क्या है, y में सापेक्ष त्रुटि, तो z में, तो चाहे गुणन हो या भाग हो, दोनों में जब हम त्रुटियां निकालते हैं तो इनकी सापेक्ष त्रुटियाँ, जो त्रुटियां होती हैं उनके योग के बराबर होती है त्रुटि। अब इसके बाद लास्ट और बचा है, ये होती है घात में त्रुटि। घात में त्रुटि कैसे निकालते हैं, अगर कोई एक भौतिक राशि है वो किसी भौतिक राशि पर कुछ घातों पर डिपेंड करती है, जैसे ये कहें कि जो z है या x है वो x है वो y की पावर m पर डिपेंड करती है, तो y पर पावर लगी है m, तो हम इसकी त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉगरिथम ले लें, लॉग ले लें। जब दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा log x बेस e, ये हो जाएगा log y की पावर m बेस e। तो अब हम क्या करेंगे, तो आपने ये एक फॉर्मूला देखा होगा, log m की पावर n इज इक्वल होता है n log m, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log x बेस e इज इक्वल m log y बेस e, ये आएगा। अब हम क्या कर देंगे, दोनों साइड का जो आंशिक अवकलन कर देंगे, जो डिफरेंशिएशन होगा वो हम कर देंगे, तो दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, जब आंशिक अवकलन कर देंगे तो होगा क्या, log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, तो जब आंशिक करेंगे तो ऊपर आ जाएगा डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल m इंटू log y का हो जाएगा अवकलन डेल्टा, आंशिक अवकलन डेल्टा y अपॉन y। इस तरीके से डेल्टा x अपॉन x क्या है,
x की सापेक्ष त्रुटि, डेल्टा y अपॉन क्या है, y में सापेक्ष त्रुटि, जो घात थी वो किस में बदल गई, गुणन में बदल गई। तो जो घातें होती हैं उनका जब त्रुटि निकालते हैं तो उनका गुणा हो जाता है। इस तरीके से हम घात में त्रुटि निकालते हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरी त्रुटि हो चुकी है। अब इसके बाद मिलते हैं अगले टॉपिक में।